और सबसे पहले बात रफाल मामले की। रफाल सौदा मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने इस मौके पर कहा कि रफाल डील में जिसको फायदा हुआ यानी फ्रांस, उसने बदउनवानी को समझा, इसकी जांच शुरू कर दी है, और जिस मुल्क का नुकसान हुआ यानी हिंदुस्तान, उसने अब तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब यह है कि मोदी हुकूमत दिफा के नाम पर सिर्फ दावे करती है। हकीकत में मोदी हुकूमत किसी को फायदा पहुंचा रही है। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं, लेकिन एक नारा बन जाता है। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। ये क्या था? राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं। और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती है, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते हैं, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। बाराबंकी मस्जिद के इंहदाम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ को अदालत के अहकाम की खिलाफवर्जी का नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में एसडीएम को क्लीन चिट दे दी गई है। हाईकोर्ट ने अगली समाअत के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे, बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील इलाके में एक मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से इंहदाम का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी किया और कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी से ताबीर किया। महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है और इस सेशन में रियासत के कई बड़े मामलों पर हंगामा आराई की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन, पवार खानदान के खिलाफ बदउनवानी का मामला, अनिल देशमुख का मसला और भी दीगर मसाइल यहां पर उठाए जा सकते हैं। इस सेशन में कोरोना के मामले, उद्धव ठाकरे हुकूमत के इक़दामात, साथ ही बदउनवानी के इल्जामात पर भी हंगामा आराई की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आज वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 4 माह के अरसे में पुष्कर सिंह तीसरे वज़ीर आला हैं जो कि हलफ लेंगे।
पुष्कर सिंह रियासत के 11वें वज़ीर आला होंगे। हलफबरदारी तकरीब से पहले पुष्कर सिंह ने साबिक़ वज़ीर आला से मुलाकातें की और कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि कल पुष्कर सिंह को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। ज़राए के हवाले से ये भी खबर है कि बीजेपी अरकान असेंबली पुष्कर सिंह के इंतखाब से ज़्यादा खुश नहीं है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा देखा गया। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे, डीजल में फी लीटर 18 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। इसके खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज किया और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर आवाम को मजीद परेशान करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 महीनों में हर महीने कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही। हालांकि बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें लगातार एहतजाज करती रही हैं और मरकजी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करती रही है, लेकिन कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती कीमतों के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रीवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार हो गई। महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 107 रुपये 80 पैसे और डीजल की फी लीटर 98 रुपये 13 पैसे हो गई है। राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 27 पैसे हो गई है। आज राज्य सरकार हो बीजेपी की या केंद्र सरकार, लगातार हर चीज़ों का दाम बढ़ता चला जा रहा है। इवन पेट्रोल आज करीबन बैंगलोर की बात करते हैं तो 102 या 3 रुपये, कल भी करीबन 40 पैसे बढ़ चुका है कल और आज के प्राइस के देखते हैं तो इस तरीके से अगर ये भाजपा सरकार लोगों के प्रति काम करना चाहिए था, लोगों के लिए काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में नौजवान लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास नौकरियां थी वो भी गंवा चुके हैं और ऐसे सिचुएशन में 100 या 100 से ज्यादा रुपयों का पेट्रोल खरीदना नामुमकिन है गरीबों के लिए, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हो चुके हैं। Even if when the crude oil price is lesser, these people are charging 150 rupees per liter, 100 liter 100 rupees. It is going to reach up to 150 in Modi government, which only these bucks can pay. And the bucks who are there, Modi ka bucks jo hai, they will pay 150, 200 rupees. But poor people, common men, okay, who are actually the citizens of India should get petrol at 33 rupees. And we are demanding that the central government should reduce the prices and make sure it is very reasonable for the people like farmers. The main thing is, see, it's affecting middle class family, the poor people who are traveling every day for work. So two-wheeler, if it is cost like 100, more than 100 now it is raising. So we are against that. See, middle class family and poor people have only one option to travel in two-wheeler. So they are taking out that also. So we are really against that. And after so many protests, I don't know why they are not still reacting on. ये तो एक बेसिक चीज़ है, आजकल हर चीज़ इससे आती है। ये महंगा तो हर एक को अपनी अपनी आइटम बढ़ानी है जो बेच रहा है मार्केट में। मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसका भी उनको भी महंगा पेट्रोल से वो आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, हर एक का सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे आएगा तो मरेगा। क्या करेंगे आप, गाड़ी बन कर घर में रखना पड़ेगा। हम लोग को चलाने का बस का बात नहीं है। दिन का 200 रुपये हाजिरा काम करके गाड़ी चला पाएंगे, बोलिए। करीबन 100 रुपया अभी 75 पैसे बाकी है। वो तो हो गया, 100 रुपया हो गया, अब बंद कर देंगे, अब क्या करेंगे। इनकम नहीं है और बाहर माल खरीदने जाते हैं, उसमें इतना बुरी महंगाई है कि आदमी खरीद नहीं सकता, भूखे मर रहे हैं। और अच्छे दिन तो हम तो कह रहे हैं हमारे बुरे दिन लौटा दो। एक बारी का खाना, 2 या 3 बारी का खाना एक बारी नहीं कर देंगे, उसके बावजूद भी आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि इतनी महंगाई है कि हद ही हो चुकी। हमें तो पुराने दिन लौटाए। जब 2-4 दिन का आंदोलन होगा, 2 रुपया 4 रुपया कम करेंगे, फिर उसके बाद वही हो जाएगा। ये टोटली जनता के ऊपर भार दिया जा रहा है। एक तो लॉकडाउन का मार खा ही रहा जनता, ऊपर से और ये भी मार खा रहा है। आज डीजल का दाम बढ़ने से ऑटोमेटिकली सब चीज़ें पर दाम बढ़ जा रहा है, क्योंकि सबका मुद्दा है कैरिंग बढ़ जा रहा है। गाड़ी वाले परेशान है, काफ़ी जन गाड़ी बेचने पर मैंने बाध्य हो गए हैं। हाँ, तेल तो बढ़ ही रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, बात सही है, आम जनता का तो एक समस्या है। हाँ, सबके लिए तो एफोर्ड करना ये मतलब मुमकिन नहीं है,
लेकिन ये बात भी सही है, देखिए सब्सिडी देके तो देश नहीं चलता है, कितना सब्सिडी देगा, और सब्सिडी से तो जो सब्सिडी होता है तो अपना टैक्स का पैसा से सब्सिडी होता है। हाँ, लेकिन ये सरकार को ये सोचना चाहिए कैसे ये रिकवर करना चाहिए, बस इससे मतलब आम जनता को थोड़ा राहत मिले। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 42,751 मामले देखे गए, जबकि 51,775 मुतासरीन कोरोना से सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 932 अफराद की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा 12,456 मामले केरल में दर्ज किए गए। केरल में 24 घंटों में 135 अफराद की जान गई। केरल के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 9,489 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कल मरने वालों की तादाद रही 371। जुनूबी रियासत तमिलनाडु में गुज़िश्ता रोज कोरोना के कुल 4,013 मामले देखे गए, जबकि 115 कोरोना मुतासरीन की मौत की खबर है। आंध्र प्रदेश में 2,930 कोरोना के नए मामले देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में आंध्र प्रदेश में कोरोना से 36 मरीजों की जानें गई। रियासत उड़ीसा में पिछले 24 घंटों में 2,917 कोरोना के नए मामले देखे गए, 45 मरीजों की मौत हुई। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। गाजियाबाद के गाजीपुर गेट पर किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में दौड़ लगाई। किसान मजदूर मैराथन का इनेकाद किया गया। राकेश टिकैत भी इस दौड़ में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने इस दौड़ का इनेकाद इसलिए किया ताकि मिल्खा सिंह को याद कर सके, उनके अहले खाना को ये पैगाम दे सके कि आज भी मिल्खा सिंह को याद किया जाता है। खबर बिहार से है, जहां मोतिहारी में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है। मोतिहारी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से नदियों में सतह बढ़ गई है। इसकी वजह से कई मुकामात पर तेजी से मिट्टी का कटाव देखा जा रहा है। मोतिहारी के भिवानीपुर में लगातार होने वाली बारिश की वजह से कंक्रीट का एक मकान नदी में बह गया। बूढ़ी गंडक नदी ने कई इलाकों में इसी तरह की तबाही मचाई है। बारिश के बाद नदी में पानी का उफान है। किनारे पर मुकीम आबादी महफूज इलाकों में मुंतकिल होने पर मजबूर है। साथ ही साथ यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिकराना जो नदी है उसके अपर रीचेस में परमानेंट एम्बैंकमेंट सिस्टम जो है अभी मौजूद नहीं है। इसका एक कारण है कि जो वहाँ से पानी स्प्रेड होता है और उस पानी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए वहाँ पे जमींदारी बांध, कैसरे हिंद बांध, कुछ मनरेगा से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। परंतु क्योंकि सिकराना बूढ़ी गंडक नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, जब भी तो प्रत्याशित बारिश होती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ब्रीचेस की संभावना बनती है। तो ये सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम, ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था चंपारण तटबंध पे, गंडक जो हमारा नदी है उससे संग्रामपुर, केसरिया और अरेराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक टीम जो है अभी बंजरिया, सुगोली इन एरिया के लिए, रक्सौल, आदापुर वगैरह इन एरिया के लिए जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और हर साल जो है तटबंध के अभाव में बाढ़ की संभावना बनती है, तो वहाँ पे लिए मंगाई है। इसके अलावा भी पॉलीथीन शीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का निर्देश दिया गया है। तेज बारिश की वजह से बिहार में कई अजला में सैलाब की सूरत हाल है। मधुबनी में कमला नदी उफान पर है। सतह में इजाफे की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया अलर्ट पर है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, वार्ड पार्षद को बुलाया गया था ताकि वहाँ उनका अपना जो लोकल समस्या है कि कहाँ बाढ़ का समस्या है, कहाँ वर्षा का जल जमाव का समस्या है, उसका समीक्षा किया जा सके और उस पर उनसे सलाह लेकर के उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई किया जा सके ताकि बाढ़ के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सके। प्रशासन अलर्ट है, तैयार है। अब जब ढूंढेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो रात में हो दिन में हो पहुँच जाएंगे,
क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगी हुई है इसमें, और साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि वो भी लगे हुए हैं। अभी हम आए हैं इस्लामपुर में, स्थिति देख ही रहे हैं। एसडीओ मैम को भी हमने उनको खबर कर दिया है कि स्थिति ऐसा बना हुआ है। उन्होंने अभी जो भी शेल्टर बनेंगे शरण लेने के लिए लोगों का, वो सारा लिस्ट मेरे पास आ चुका है। लोगों को हम बता देंगे कि अगर जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसी तरह बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से गोपालगंज में दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। आमदरफ्त के जराए खत्म हो गए हैं। कई गांव के राब्ते खत्म हो गए हैं। वाल्मीकि नगर बराज से 2 दिन पहले जो पानी छोड़ा गया था वो पानी अब गोपालगंज पहुंचने लगा है। और आप देखें हैं कि जिन इलाकों में गंडक का पानी जो कम हो गया था और पानी लगभग खत्म हो गया था, उन इलाकों में लगातार फिर पानी बढ़ने लगा है। अभी हम सदर प्रखंड के मंगुराहा के पास हैं और देखें यहाँ पर कि सड़कों पर पानी किस कदर बह रहा है। पानी में बहाव भी है और उसकी वजह से सड़कें जो जगह जगह टूट गई हैं। और जो कुछ गाँव के लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को भी धो रहे हैं। यहाँ पर देखें गाँव से कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, सामान है अपना जो लेके आ रहे हैं, उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? जगरी टोला से। तो ये सामान लेके कहाँ जाएंगे अब आप? वहाँ जाएंगे बाना पर। तो पानी बढ़ा हुआ है? हाँ, पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा लगता है। तो आपके परिवार के जो लोग हैं वो लोग कहाँ चले गए? अभी गांव में ही है कि बाहर आ गए हैं? वहीं है। तो बांध पे आ गए हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? रामराज राम। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं रामराज जी? जगरी टोला से। तो ये रामराज जी हैं और ये जगरी टोला गाँव से आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो लगातार पानी है वो बढ़ रहा है और पानी बढ़ने की वजह से जो घर के जो सदस्य हैं उन लोगों को पहले ही तटबंधों पर भेज दिया गया था और अब वे खुद अपना सामान लेकर के पैदल आ रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर के जो लोग हैं हाथों में चप्पल लेकर के और अपने कपड़ों को ऊपर उठा करके पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। तो गंडक का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो सदर प्रखंड का जो निचला इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है और यही वजह है कि गोपालगंज में एक बार फिर जो बाढ़ की जो आशंका वो मंडराने लगी है और जो ग्रामीण हैं वो दहशत के साये में जीने को विवश हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। हुकूमत अपने अवाम को घर देने के दावे तो बहुत करती है, लेकिन हजारों लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास न रहने को घर है और न ही बेहतर जिंदगी जीने के कोई जराए। दानापुर से खबर है, जहां दीघा सोन नहर के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। वक्ती तौर पर ये लोग झुग्गियों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन बारिश और सैलाब में इनकी जिंदगी अबतर हो गई है। हालांकि सरकार ने इनसे घर देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वफा नहीं हो सका। हम मौजूद हैं रामजी चक दीघा नहर पे। आप देख सकते हैं कि ये नहर पे बस्ती बसी हुई है और इन लोगों को आशियाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आशियाना बसाए हुए हैं और आने जाने के लिए नाव बनाए हुए हैं, एक चाली बनाए हुए हैं, उसके सहारे आते जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है इस चाली के सहारे कुछ लोगों को उधर छोड़कर फिर जो है उस चाली को इधर ला रहा है। इतनी ज़िंदगी इन लोगों को हिसाब से चलना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो नहर में बच्चे डूब भी सकते हैं। काफ़ी ख़तरनाक होता है दिन रात जो है काटना, क्योंकि जो है इन लोगों को अपना आशियाना नहीं है, जबकि सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है। लेकिन ये देख लीजिए नहर के बीच में आशियाना बसा हुआ है और क्या स्थिति है इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से घर है अपना। नहीं घर है सर। कहाँ घर बसाई हैं? अब यही नहीं रहते हैं, पानी उनी नहीं रहते हैं। आज पानी पड़ता है तो चिमकी उमकी तान के ओढ़ के रहते हैं। कैसे आप आते जाते? कैसे आते जाते हैं? वही से आते जाते हैं। रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं। तब वैसे भूखे प्यासे रहते हैं, पानी ने क्या करेंगे। अब मुश्किल इतना ही नहीं होता है कि हम लोग के पानी जब बरसती है तो हम लोग के अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है। और दूसरे में सर कि पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। इसी में ये रहते हैं, जबकि जो है सरकार इन लोगों को आशियाना देने की बात भी करते हैं, लेकिन आशियाना इनके पास नहीं है। ऐसे में इन लोग गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए और ताकि ये ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से उबर सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। दानापुर के दीघा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले तबला नवाज नीरज वर्मा ने अपने फ़न के ज़रिए अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। अपने शौक़ और सख्त मेहनत से नीरज वर्मा ने मौसीक़ी की दुनिया में एक बेहद ख़ास मुकाम हासिल किया है।
पेश है राजेंद्र तिक्कू की ये खास रिपोर्ट। मौसीकी से वाबस्ता खानदान में पैदा हुए नीरज वर्मा को बचपन से ही मौसीकी की सीख मिलती रही। उनके वालिद मरहूम किशन लाल वर्मा भी मौसीकी की दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके थे और ऐसे में आंख खोलते ही नीरज को बचपन से ही मौसीकी का माहौल नसीब हुआ। तो मेरे फादर साहब ने मुझे नोटिस किया कि नहीं, इसमें कुछ लगन है सीखने की, तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। तो मेरा भी ऐसा समझ लीजिए कि माँ सरस्वती की कोई कृपा रही मेरे ऊपर, या मेरे फादर पेरेंट्स का कोई आशीर्वाद रहा। मैं बड़ी जल्दी पिक करता था हर एक चीज़। तो उनको लगा कि नहीं, इसका पिकअप ठीक है और ये बजाने में भी अच्छा है। नीरज वर्मा का कहना है कि जिस दौर में उन्होंने जन्म लिया और मौसीकी की जानिब राग़िब हुए, तब मौसीकी को समाज में हकीर नजरों से देखा जाता था। इस वजह से कई बरस तक वो मौसीकी से दूर हो गए। अपनी तालीम जारी रखते हुए उन्होंने 10वीं जमात पास की। उसके बाद दोबारा मौसीकी की जानिब राग़िब होने लगे। तब का पीरियड शायद हमारा कोई इतना, वो कहते हैं, एडवांस नहीं था, तो अच्छा नहीं समझा जाता था। तो वो बच्चे कुछ चिढ़ाते थे, कुछ लोग चिढ़ाते थे, तो उस थोड़ी डिस्करेजमेंट से मैं थोड़ा बैकआउट कर गया अपने। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं सीखना है। 10th के बाद मैंने 11th में अपने फादर साहब को बोला कि मुझे भी इस विद्या में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े जो मुझे इनकरेज करते थे कि भाई आपके घर में तो गंगा है और आप अगर गंगा का पानी नहीं पियोगे तो फिर क्या फ़ायदा। नीरज वर्मा ने आला तालीम के दौरान मौसीकी को एक मजमून के तौर पर शामिल किया। म्यूजिक में ही उन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की और इस तरह उनको मौसीकी के नए नए गुर सीखने को मिले। नीरज वर्मा ने तबला बजाने के नित नए तरीके अपनाकर इस फन को काफी वुसअत दी। मैंने कॉमर्स में फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में उसके साथ साथ मैं साइमल्टेनियसली मतलब म्यूज़िक में भी करता रहा साथ में। ये जैसे डिस्प्ले योर टैलेंट में पार्टिसिपेशन करना, साथ साथ में मैं इसके एग्ज़ाम भी देता रहा और मैं इसकी स्टडीज़ भी करता रहा। और मैंने इसका प्राचीन कला केंद्र से, चंडीगढ़ से मैंने म्यूज़िक में एमए किया